तो देखिए, जब आदमी वोट करने जाता है तो वो किसी एक मुद्दे पर वोट नहीं करता है। बहुत सारे मुद्दे होते हैं उसके दिमाग में, और ये पॉलिटिकल एक जो आपने जैसे शुरू में कहा कि पॉलिटिकली मैनेज हो रहा है कि कौन से इशू पे लोगों को हम उकसाएं, किस इशू पे वो अपना ध्यान करें। तो आपने देखा जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी का तो खुले तौर पे सबको पता है कि बहुत ज़्यादा असर हुआ। और जब जर्नलिस्ट लोग, जैसे मेरी पत्नी जो जर्नलिस्ट हैं, वो गई यूपी में टूर किया, तो सबने कहा कि बहुत खराब असर हुआ। हाँ? लेकिन अमीर को भी असर हुआ। तो ये हालांकि सही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे नोट वापस आ गए। जिसके पास भी जो नोटों में काला धन था उसने वापस कर लिया। लेकिन जनता में ये जब बात फैला दी गई कि इसका असर तो अमीर के ऊपर हुआ, उसकी जो काली संपत्ति है उसके ऊपर असर हुआ, तो हो सकता है कि हमारे ऊपर बुरा असर हुआ लेकिन उनके ऊपर हुआ, तो लोग उससे खुश थे। तो ये एक नैरेटिव क्रिएट किया गया। तो जो पॉलिटिक्स है उसने इकोनॉमिक्स को ट्रम्प कर दिया। हालांकि लोगों के ऊपर बुरा असर बहुत ज्यादा हुआ। मतलब ये आप देखिए, नवंबर में शुरू हुआ, पर अप्रैल मई तक भी नोटों की कमी रूरल एरिया में और छोटे शहरों में बहुत ज्यादा थी। वहां पे उत्पादन पे असर पड़ा, तरह तरह से असर पड़ा। लेकिन जब वोट हुआ तो वोट में उसका कोई असर नहीं नजर आया, और सरकार जो मतलब रूलिंग पार्टी आज है वो जीत गई। तो ये जो नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि 2019 में ऐसा लग रहा था कि सरकार के जो परफॉर्मेंस की वजह से वो चाहे नोटबंदी हो चाहे बाकी और हो, उसकी वजह से उसके ऊपर असर पड़ेगा, हमारे जो वोट हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बालाकोट और जो इस सब का सारा जब वो एक इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से वोट एकदम से बदल गया। उस समय मैंने तो बजट के समय पे एक दो जो स्पोक्स पर्सन थे बीजेपी के, वो मेरे साथ स्टूडियो में थे, उनसे जब पूछा था 1 फरवरी को जब बजट पेश हुआ उसके बाद जो डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा हमारी हालत बहुत खराब है। और वो हालत फरवरी में बदल गई जब ये बालाकोट वगैरह का सिलसिला हुआ। तो ये एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। और देखिए, गरीबी कोई पहली बार तो भारत में आई नहीं, गरीबी तो परसिस्ट कर रही है। गरीब कभी उस प्रकार से रिएक्ट नहीं कर पाता जिस प्रकार से कि हम सोचते हैं कि गरीब रिएक्ट करेगा। वो किस विषयों पे रिएक्ट करेगा, कहाँ पे रिएक्ट करेगा। और बीजेपी ने एक अच्छा वो अपना कदम उठाया कि उन्होंने पन्ना प्रमुख बना दिए हैं, जो लोगों से वास्ता रखते हैं, लोगों के पास आते जाते हैं, उनको बताते हैं कि सरकार की नीतियां ये हैं। तो बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज का इस तरह का कोई संगठन नहीं बचा है जिससे कि वो अपने बात को या काउंटर फैक्ट्स को रख पाएं, आदमी को समझा पाएं कि एक्चुअल में वास्तविकता क्या है। और जो प्रोमिसेस हैं, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों के हों, वो चाहे इन्फ्लेशन कंट्रोल के हों, बाकी अर्थव्यवस्था में खुशहाली के हों, वो जो बातें हैं उनको वो बात बता नहीं पाते हैं। तो इसलिए यानी कि जैसे कि यूथ भी है, यूथ को ये बहुत अट्रैक्टिव लगा कि 2 करोड़ नौकरियां बनेंगी, लेकिन नहीं बनी। फिर भी जो एस्पिरेशनल यूथ है उसमें भी बहुत ज्यादा आप देखें तो जो बीजेपी का असर है कि उनकी जो बात है वो उन तक पहुंच गई कि नहीं नहीं सब ठीक हो रहा है, और ये सब तो अभी का टेम्पररी चीज है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ऑपोजिशन का फेलियर भी बहुत बड़ा है। ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं उनके ग्राउंड पे वो उनकी पकड़ नहीं है जो होनी जरूरी है अगर बीजेपी को काउंटर करना है, अगर जो काउंटर फैक्चुअल्स वहां तक पहुंचाने हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये एक पॉलिटिकल मसला है कि किस प्रकार से वोटिंग होती है। ऑपोजिशन पार्टी जहां पे इस समय डर बिठा दिया गया है या एक समझिए कि उनको डरा दिया गया है, तो उसका भी असर है। और जो गौतम अडानी जी की बात आपने की, तो देखिए, क्रोनी कैपिटलिज्म भारत में बहुत पुराना है। क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते हुए बिजनेस हाउसेज ने बहुत फायदा उठाया है, सांठगांठ किया है। अंबानी का भी जो राइज है 70s और 80s में, उसके पीछे भी उस समय की स्टोरीज जो हैं उससे अगर आप देखें तो वो क्रोनी कैपिटलिज्म का एक हिस्सा था। जिस प्रकार से वो तेजी से आगे बढ़े, वो कहाँ कहाँ से कैपिटल उन्होंने इकट्ठा किया और फिर वो आगे बढ़े। तो अभी जो फेवर्ड कैपिटलिस्ट हैं उनमें आपने अडानी जी का नाम लिया। अब उनको मतलब सब तरह की चीजें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना तेजी से आगे बढ़े, वो चाहे पोर्ट्स हैं, चाहे वो आपके रोड्स हैं, वो चाहे आपके एयरपोर्ट्स हैं, सब में अभी बल्कि सीमेंट में भी आप देखें तो उन्होंने सीमेंट प्लांट्स वगैरह भी खरीद लिए हैं।
तो वो हर क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, वो चाहे सोलर हो, चाहे जो पावर का हो, वो सब क्षेत्र में उनको जो प्रेफरेंस मिल रहा है। और ये सिग्नल जाता है दूसरे बिजनेसमैन को, जैसे कि बंबई का एयरपोर्ट जब बिका अडानी के पास, तो उसके पहले जो पहले ओनर थे उन पे ईडी की रेड हो रही थी। तो इसलिए लगता है कि वो रेड का इस्तेमाल करके उनको डरा के और फिर वो किया। तो जो क्रोनी कैपिटलिज्म होता है उसमें जो साठगांठ होती है जो बिजनेसमैन की और जो सत्ता में लोग होते हैं, उसके जरिए आप बहुत सारा एसेट इकट्ठा कर लेते हैं। और जैसे आपने सही कहा कि उन्होंने बहुत सारा लोन लिया, जिसको गियरिंग रेशियो बोलते हैं। वो गियरिंग रेशियो जब ज्यादा हो जाता है तो एक खतरा होता है कि अगर डाउन टर्न आया तो एकदम से कोलैप्स हो जाएगा। अब वो गियरिंग रेशियो को भी कंट्रोल कर लिया उन्होंने, किस प्रकार से कि बाहर से कैपिटल ले आ रहे हैं, क्योंकि बाहर वाले भी जो वो देखते हैं कि अगर आपकी सरकार से सांठगांठ अच्छी है तो आपको जो आंच नहीं आएगी, तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है। तो जब आपका बाहर से कैपिटल आ गया तो फिर आपका गियरिंग रेशियो भी कम हो जाएगा। जो पहले था कि 7 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है आपने जब बोरो किया है जितना कैपिटल है उसके, जबकि गियरिंग रेशियो 2, 2.5, 3 होना चाहिए, तो वो उसको नीचे ला रहे हैं क्योंकि उनकी सांठगांठ की वजह से फॉरेन कैपिटल भी अब देखता है कि उनका जो मतलब अच्छा चलेगा। तो इन्वेस्टमेंट तो इसी प्रकार से होता है कि अगर आपको लगता है कि आपका रिटर्न अच्छा आएगा तो आप इन्वेस्ट करेंगे, और क्रोनी कैपिटलिज्म होने के चलते हुए वो होगा। तो सवाल ये है कि ये कितने दिन और चल सकता है, जो आप बात कह रहे हैं कि क्या ये मतलब एकदम चलता रहेगा। तो मेरा मानना है कि अभी जो सरकार है वो भी एक मैंने सुना था कि उसके भी एक ये है कि हमारे कुछ जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इतने बड़े होंगे, वो ग्लोबल चैलेंज ले पाए, मतलब वो ग्लोबल एमएनसीज के बराबर के हो जाएं। जिस तरह से कोरिया में दाइवू और ये सब हो गए थे बड़े बड़े चाय बॉल्स, और उसी तरह जापान में। तो ये एक अटेम्प्ट है इस सरकार का कि इस तरह के बड़े बड़े वो बिजनेसेस हो जाएं जो ग्लोबल चैलेंज को फुलफिल करें। लेकिन सवाल ये है कि ये जो हो रहा है, इससे जो असमानता देश में बढ़ रही है उसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, क्योंकि डिमांड पे असर जब पड़ेगा, तो डिमांड पे जब असर पड़ेगा तो रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाएगा। और हमने देखा पैंडेमिक के पहले ही ये असमानता जो बढ़ रही थी, उससे जो मास लेवल की डिमांड है वो कम हो जाती है, और जब मास लेवल की डिमांड कम हो जाती है तो ऑफिशियल आंकड़े अगर हम 1 मिनट को मान लें कि वो सही हैं, तो 2017-18 के Q4 में जो 8% की ग्रोथ रेट थी, वो 2020 के जो लास्ट क्वार्टर में वो 3.1% हो गई थी। तो ग्रोथ रेट तो गिर ही रही थी पहले। वो ग्रोथ रेट जब गिरेगी तो हमारा जो ग्रोथ मतलब जो बिजनेस का ग्रोथ है वो भी कम होगा। और दूसरा, इससे क्रोनी कैपिटलिज्म से होता क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। क्योंकि जब ये होता है कि भाई आप जो क्रोनी को फेवर करेंगे तो दूसरे जो बिजनेसमैन है उनको खतरा रहता है कि भाई कल मुझे भी एक्वायर कर लिया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट रेट नहीं बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट रेट नहीं बढ़ेगा तो उससे भी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। तो कई तरहों से मुझे लगता है कि ये जो आज की जो नीति है उसके चलते हुए उसमें ग्रोथ पे असर पड़ेगा। तीसरी बात ये कि हमारी जो नीतियां हैं उनको आज सप्लाई साइड नीतियां बोलते हैं। तो सप्लाई साइड नीति का मतलब ये नहीं कि आप सप्लाई बढ़ा रहे हैं अर्थव्यवस्था में। सप्लाई साइड नीतियों का मतलब है कि आप बिजनेसमैन को ज्यादा कंसेशन दे रहे हैं। जैसे कि हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को काट दिया 2019 में, उससे 1.6 लाख करोड़ हमारे बजट में कम पैसा आया, तो हमारा डेफिसिट बढ़ गया। तो हमारी जो हालत थी पैंडेमिक के पहले वही पहले ही खराब हो गई थी, है ना, पैंडेमिक से तो और ज्यादा खराब हो गई। तो उसी तरह जो आपने देखा आत्मनिर्भर भारत पैकेज है जो मई 2020 में अनाउंस हुआ 22 लाख करोड़ रुपए का, वो भी एक सप्लाई साइड पैकेज है। उसी के चलते हुए लेबर कोड का इंट्रोडक्शन, जो 3 फार्म बिल्स का इंट्रोडक्शन, जो बाकी और कंसेशंस हैं उसमें क्रेडिट में कंसेशन, वो सारा बिजनेस को कंसेशन है। लेकिन जो कंपोनेंट होना चाहिए था डिमांड बढ़ाने का, जो गरीब आदमी को देने का, जिनकी नौकरी चली गई, उनके लिए सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए था, यानी जीडीपी का 1.5-2% ही था। तो जो बाकी और देश हैं G20 के, वहां पे जैसे अमेरिका में उनके जब $25 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन का उन्होंने पैकेज दे दिया। ट्रम्प साहब ने $2 ट्रिलियन दे दिया, जाने के पहले 900 बिलियन का दे दिया, फिर बाइडेन साहब ने आगे $2 ट्रिलियन और दे दिया। तो जबरदस्त पैकेज, तो वहां पे ग्रोथ रेट जल्दी पिकअप हो गई। हमारे यहाँ ग्रोथ रेट उस तरह से पिकअप नहीं हुई क्योंकि गरीब के हाथ में पैसा नहीं है। जब डिमांड उतनी नहीं होगी तो ग्रोथ रेट भी कम होगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट की जा रही है वो सही नहीं है, क्योंकि सप्लाई साइड इकोनॉमी जो होती है वो तब काम होती है जब डिमांड है। अगर डिमांड नहीं होगी तो आप प्रोडक्शन ज्यादा क्यों करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स रेट काट दिया,
तो सोचा गया था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर में, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर के पास डिमांड कम थी, तो उन्होंने अपना डेट को खत्म कर दिया, न कि जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। तो इसलिए ग्रोथ नहीं जो पिकअप की। तो वही अब हाल है कि अगर हम अभी जो सप्लाई साइड नीतियां करेंगे, डिमांड हमारी बढ़ नहीं रही, असमानता बढ़ रही है, लोगों की हालत जो असंगठित क्षेत्र में उनकी खराब हो रही है, तो उसका असर ये होगा कि फिर जो हमारा इन्वेस्टमेंट फिर नहीं बढ़ेगा। तो 2012 में जो हमारा इन्वेस्टमेंट रेट 36% था, वो गिर के 30% हो गया था। तो जब तक हमारा इन्वेस्टमेंट रेट नहीं बढ़ेगा, तब तक ये हमारे ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। अब सरकार कह रही है कि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है टोटल इन्वेस्टमेंट का? 5% है। तो उससे तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट कवर नहीं होगा ना, जो हमारे इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है वो नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो सरकार की नीतियां हैं, मुझे लगता है कि हम एक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। वो क्राइसिस धीरे धीरे और बढ़ेगा। सरकार जब तक अपनी नीतियां नहीं बदलती है, क्राइसिस बढ़ेगा। तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम माइक्रो सेक्टर की तरफ, वर्कर्स की तरफ, जो हमारे जो अनएम्प्लॉयड हैं उनकी तरफ, जो यूथ है उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये चीजें सुधरने वाली नहीं है।